आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करूंगा और उस टॉपिक का नाम है उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष। अभी मैं इस पर चर्चा आपसे करूंगा। तो आज उत्तराधिकार संघर्ष के ऊपर मेरी चर्चा आप लोगों से होगी। थोड़ी सी बातें मैं कहकर इसको अभी शुरू करता हूं। इस उत्तराधिकार संघर्ष के विषय में बर्नियर एक बात कहता है। फ्रांसिस बर्नियर, जो फ्रांस का एक डॉक्टर था, फ्रांस से आया हुआ था, कहता है मुगल देश का यानी मुगलों का आदर्श था कि रक्त संबंध का आदर ना करना। यानी मुगल देश का क्या आदर्श है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से राजत्व के संबंध में, यानी एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात कर सकते हैं बर्नियर का स्टेटमेंट क्या है। बर्नियर कहता है कि मुगल देश का आदर्श था और आदर्श क्या था कि जो राजत्व है, जो सत्ता है, इस प्रकार से राजत्व रक्त संबंध का आदर ना करता। इस प्रकार से ध्यान रखना कि राजत्व आदर्श था कि राजत्व रक्त संबंध का, अभी मैं सब क्लियर करूंगा, रक्त संबंध का आदर ना करता। पहली बात। दूसरी बात, इसने यहां पर एक और बात कही है कि राजत्व जो है इतना सर्वोपरि था, इतना महत्वपूर्ण था कि वो रक्त संबंधों का भी आदर नहीं करता था। दूसरी बात बर्नियर यहां ये कहता है कि जो एक प्रकार से उत्तराधिकारी हुआ करते थे, सम्राट के उत्तराधिकारी हुआ करते थे, जो भाई थे आपस में, वो इस प्रकार से संघर्ष करते थे कि उनके जीवन का एक नारा था, तख्त यानी सिंहासन या तख्ता। तख्ता मतलब फांसी। यानी उत्तराधिकार संघर्ष के जन्म होने का एक बहुत बड़ा बात कह रहा है कि जो लोग उत्तराधिकारी होते थे गद्दी के, यानी जो भाई हुआ करते थे, वो आपस में इस प्रकार से संघर्ष करते थे कि उनका नारा था कि तख्त या तख्ता, सिंहासन या कफन। इस प्रकार से ध्यान रखना, जो उत्तराधिकारी होते थे यानी भाई, एक प्रकार से जो उत्तराधिकारी, यानी सम्राट मर रहा है तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे? उसके पुत्र ही होंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी जो भाई हुआ करते थे आपस में, वो एक दूसरे से संघर्ष करते थे। यानी जो उत्तराधिकारी होते थे, यानी सम्राट के उत्तराधिकारी, वे आपस में इस प्रकार संघर्ष करते थे कि उनका नारा था। और नारा क्या था? नारा ये था कि तख्त का मतलब है सिंहासन या तख्ता। तख्त या तख्ता। तख्ता का मतलब है फांसी। दूसरा, या सिंहासन या कफन। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी इस उत्तराधिकार संघर्ष को कहने से पहले मैं इस बर्नियर के इसलिए कोट कर रहा हूं कि बर्नियर ये कहता है कि मुगल देश का जो आदर्श है वो ये है कि ये जो राजत्व सा था उसका इतना महत्व था कि वो रक्त संबंधों का भी आदर नहीं करता था। रक्त संबंध का बिल्कुल आदर नहीं करता था। आप छोटे हैं, बड़े हैं, कौन हैं, क्या हैं, मुझे गद्दी चाहिए। यही बात यहां आगे भी कह रहा है कि जो उत्तराधिकारी होते थे, विशेष रूप से भाई हुआ करते थे, वे लोग आपस में इस प्रकार से संघर्ष करते थे कि उनका नारा हो जाता था कि तख्त मतलब सिंहासन चाहिए, या फिर तख्ता या फांसी, सिंहासन या कफन। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस उत्तराधिकार संघर्ष के विषय में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। और ये उत्तराधिकार संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात करें कि शाहजहां जब सितंबर 1657 में क्या हो गए?
बीमार पड़ जाते हैं। और सितंबर 1657 में जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके पुत्र और पुत्रियों के बीच में सत्ता को पाने के लिए एक संघर्ष होता है, उस पर मेरी चर्चा है आज। में बीमार पड़ गए और इसके बाद इनके 4 पुत्रों में सिंहासन के लिए जो संघर्ष हुआ उसे ही उत्तराधिकार संघर्ष कहते हैं। उत्तराधिकार संघर्ष कहते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तराधिकार संघर्ष कहीं ना कहीं, अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि सर शाहजहां के समय ही ऐसा संघर्ष हो रहा है कि किसी और सम्राट के समय हुआ? ये उत्तराधिकार संघर्ष क्यों इंपॉर्टेंट है? जो भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुए हैं उस समय, उसमें एक विशेषता ये अलग इसलिए है क्योंकि इसके बाद के जो संघर्ष हुए या पहले जो संघर्ष हुए होंगे उसमें सम्राट के मरने के बाद संघर्ष होता था। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है कि अभी शाहजहां जो है बीमार पड़ा है, मरा नहीं है। ये उत्तराधिकार संघर्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शाहजहां के जीवित रहते हुए ही उसके पुत्र और पुत्रियों ने आपस में सत्ता के लिए संघर्ष किया है। यानी सबसे बड़ी बात है कि शाहजहां अभी जीवित हैं। ये सबसे बड़ी बात है, शाहजहां जीवित हैं और उसके जीवित रहते उसके पुत्र और पुत्री जो है सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो एक ही मां की संतान है। यानी शाहजहां के जो 4 पुत्र इस संघर्ष में भाग लेंगे वो अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज के कहीं ना कहीं पुत्र हैं। अब यहां पर थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो यहां पर शाहजहां के जो उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग ले रहे हैं उनके विषय में थोड़ा सा हम समझ लें। यहां पर ये दिल्ली हो गया और दिल्ली में भाई साहब कौन रहते हैं? तो दिल्ली में सम्राट रहेगा, यानी शाहजहां रहेंगे। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चलिए सर, इसी प्रकार से इस पंजाब का जो सूबेदार बनाया गया है, इस पंजाब का उसे बनाया गया है दारा शिकोह को। दारा शिकोह को इस बात को ध्यान रखना, जिसको शाह बुलंद इकबाल भी कहते हैं। शाह बुलंद इकबाल, मैं इस पर कभी वीडियो बनाऊंगा। ये शाह बुलंद इकबाल साहब हैं। दारा शिकोह पंजाब के सूबेदार हैं, लेकिन ये ज्यादातर दिल्ली में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि शाहजहां इनको ज्यादा महत्व देता है, इनसे ज्यादा प्रेम करता है। इसके बाद एक और पुत्र है, यहां बगल में ही रह रहा है, यहां थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए, और ये गुजरात का सूबेदार है। और जो गुजरात में रह रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, उसका नाम है मुराद। यानी गुजरात का सूबेदार कौन है? मुराद है। ये भी शाहजहां का लड़का है। एक और व्यक्ति इधर बंगाल में रह रहा है, ये ध्यान रखना, जो बंगाल में सूबेदार बनकर रह रहा है उसका नाम है शुजा। शाह शुजा नाम है इसका। तो ये शुजा है। और सबसे दूर जिसे रख रखा है उसे दक्षिण में एक व्यक्ति को रख रखा है, और जो दक्षिण में है उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब से हमेशा शाहजहां थोड़ा सा भयभीत रहा करता था, यहां तक कि इसको बहादुर की उपाधि भी दे दी थी। लेकिन औरंगजेब को हमेशा वो दक्षिण में रखता है। इस प्रकार से उसके 4 पुत्र 4 दिशाओं में तैनात थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पंजाब में दारा शिकोह है, जिसके शाहजहां से बहुत अच्छे संबंध हैं, शाहजहां ने यहां तक कि दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर रखा है। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं, वो ज्यादातर दिल्ली में ही रहता था। लेकिन अन्य भाई में कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा हो जाता है, क्योंकि कुछ समय के पश्चात यहां पर शाहजहां झरोखा दर्शन देना बंद कर देते हैं। और जब झरोखा दर्शन देना बंद कर दिया तो इससे ये जो भाई लोग थे 3 लोग, इनके अंदर एक संशय पैदा हो गया, एक भय पैदा हो गया कि आखिर क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे से गद्दी पर बैठ जाए। ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, ये उत्तराधिकार संघर्ष के लिए एक बहुत बड़ा कारण था। मैं ये आपको बताना चाहता हूं। और इस प्रकार से इस उत्तराधिकार संघर्ष में 5 संघर्ष हुए। और एक चीज और बताऊं, यहां पर जो दारा शिकोह है, दारा शिकोह की बात करें तो ये दारा शिकोह ध्यान रख लेना, इसका साथ इसकी बहन जहां आरा दे रही है। जहां आरा, ये भी मुमताज की 3 लड़कियां हैं जो साथ देंगी। नहीं, 7 जो भाग ले रहे हैं वो सब एक ही मां के संतान हैं। इसके बाद रोशन आरा की बात करते हैं। एक और बात कर लेते हैं, रोशन आरा, ये औरंगजेब का साथ कौन दे रही है? तो औरंगजेब का जो साथ दे रही है, उसकी बहन जो दे रही है, वो रोशन आरा है। क्या है? रोशन आरा। और जो गुजरात में मुराद है,
मुराद का साथ कौन दे रही है, तो गोहन आ रहा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी 4 पुत्र और 3 पुत्रियां इस संघर्ष में कहीं ना कहीं अपने अपने पक्ष के लोगों को साथ दे रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, इस उत्तराधिकार संघर्ष में 5 युद्ध होता है, इस बात को ध्यान रख लेना। इस उत्तराधिकार संघर्ष में, इस उत्तराधिकार संघर्ष में कुल 5 संघर्ष हुए। 5 संघर्ष हुए। अंतिम निर्णायक संघर्ष देवराई का हुआ, देवराई, जिसमें औरंगजेब को सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से औरंगजेब को यहाँ पर सफलता मिल चुकी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब यहीं से हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे। तो जो पहला संघर्ष हो रहा है वो बहादुरपुर का युद्ध होगा और फरवरी 1658 में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा इस बात को हम लोग लेने से पहले यहां पर बहादुरपुर का युद्ध देखें। पहला संघर्ष बहादुरपुर का संघर्ष, और ये बहादुरपुर का जो संघर्ष हो रहा है ये बनारस के पास कहीं होगा। बहादुरपुर का संघर्ष जो हो रहा है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कहां पर हो रहा है, तो 16 फरवरी 1658 में, सॉरी, तो इस तरह से फरवरी 1658 में हो रहा है और ये बनारस के पास कहीं होगा। 1658 ये कहाँ हो रहा है, लगभग बनारस, मान लीजिए बनारस। ठीक है सर। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो संघर्ष हो रहा है वो किसके किसके बीच में होगा, यहाँ थोड़ी सी समझने की जरूरत है। मैंने अभी कहा यहाँ पर शुजा है, यहाँ पर कौन है, शुजा है, और यहाँ पर कौन है, तो यहाँ मुराद है, यहाँ मुराद है, और यहाँ पर कौन है, यहाँ दक्षिण में कुलना के कौन है, तो यहाँ औरंगजेब है। अब होता क्या है कि जब यहाँ पर एक तरह से जो है यहाँ पर शाहजहां ने जो झरोखा दर्शन देना बंद कर दिया था, इससे इन तीनों को लगा कि कहीं दारा शिकोह कोई चाल नहीं चल रहा हो, क्योंकि दारा शिकोह दिल्ली में ही रहता है। तो इन तीनों ने अंततः ये निर्णय किया कि हमें अपनी सेनाओं को लेकर निकलना चाहिए। औरंगजेब इस प्रकार से धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ आता है। ये शुजा क्या होता है कि तत्काल जो है कहाँ पहुंच गया, तो शुजा तत्काल जो है बनारस पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, ये मैंने कहा ना, बनारस के पास जो है बहादुरपुर में। और ये जब बहादुरपुर यहाँ पर पहुंच जाता है तो ये क्या करते हैं कि ये औरंगजेब चुपचाप यहाँ पर रुक जाता है। शुजा ने इससे औरंगजेब से कहा कि भाई जल्दी से आओ, क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि यहाँ से सेना आ रही है, शाही सेना आ रही है, आप मेरी मदद करने के लिए आइए। औरंगजेब जानबूझकर बीच रास्ते में क्यों रुक गया, क्योंकि वो शुजा की और मुराद की ताकत को समझना चाहता था, साथ में वो शाही सेना की ताकत को भी समझना चाहता था। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से इन दोनों की ताकत को समझने के लिए एक प्रकार से औरंगजेब बीच में ही रुक जाता है, और यहां से एक सेना जो शाही सेना चलती है, वो शाही सेना सुलेमान शिकोह और प्लस जय सिंह, यानी सुलेमान शिकोह और जय सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। सुलेमान शिकोह कौन है, तो दारा शिकोह का लड़का है। किसका लड़का है, तो दारा शिकोह का लड़का है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इनके नेतृत्व में एक सेना भेजी गई और इस सेना ने क्या किया, शुजा को पराजित कर दिया। यानी बहादुरपुर के संघर्ष में औरंगजेब ये देखना चाहता था कि शाही सेना में कितनी ताकत है, उसको मालूम पड़ गया ताकत है। इस प्रकार से इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में शुजा पराजित हो जाता है और वो भाग जाता है। वो क्या हो गया, भाग गया, बंगाल की तरफ भाग जाता है, यानी एक प्रकार से भाग गया। तो इस तरीके से जो पहला संघर्ष होता है, मैंने अभी कहा, उस संघर्ष में एक प्रकार से शाही सेना सुलेमान शिकोह और जय सिंह और दूसरी तरफ शुजा, इस प्रकार से युद्ध में शुजा पराजित हो गए, भाग गए। औरंगजेब शक्ति को देखना चाहता था, औरंगजेब समझ गया कि अभी मुझे और तैयारी करना है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि उत्तराधिकार का पहला संघर्ष होता है, जिसे बहादुरपुर संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपन दूसरे संघर्ष की बात कर लेते हैं, और जो दूसरा संघर्ष होगा वो धर्मत का युद्ध होगा।
ये धर्मत का युद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसको भी अपन इस युद्ध को भी एक बहुत बड़ा निर्णायक कह सकते हैं। और ये धर्मत का युद्ध, दूसरा संघर्ष जो है वो अप्रैल 1658 में होने जा रहा है। कब होने जा रहा है? अप्रैल 1658 में। तो यहां पर ध्यान रखना, ये युद्ध जो है ये अप्रैल 1658 में, यहां पर औरंगजेब स्वयं अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस यहां पर औरंगजेब अपनी उपस्थिति स्वयं दर्ज कराएंगे। अब इस धर्मत का युद्ध जो हो रहा है ये उज्जैन के पास होगा। कहां पर होगा? उज्जैन लिख लीजिए। अब यहां पर क्या होता है कि एक तरफ किसकी सेना है? तो एक तरफ जो है औरंगजेब की सेना है, यानी इस युद्ध में औरंगजेब स्वयं आ चुका है, तो औरंगजेब की सेना है, ठीक है सर। और दूसरी तरफ किसकी सेना है? तो यहां दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो यहां शाही सेना जिसे कह सकते हैं, यानी सम्राट की सेना। ये शाही सेना में कौन है? तो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह। यहां पर राजा जसवंत सिंह शाहजहां की तरफ से लड़ेंगे, साथ में एक सेना की कमान कासिम खां के नेतृत्व में रखी जाएगी। यही बस गड़बड़ हो गया कि यहां दो कमांडर सेना के बनाए गए, यानी यहां औरंगजेब अपनी सेना का नेतृत्व अलग दे रहे हैं, लेकिन यहां पर दो कमांडर शाही सेना में हैं। एक राजा जसवंत सिंह है और दूसरे शाही सेना के कमांडर कौन है? कासिम खां हैं। कासिम खां थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि से कट्टर व्यक्ति है, ये उलेमा ग्रुप का माना जाता है, मैं ये कहना चाहता हूं। और जब ये उलेमा ग्रुप का माना गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ये अंदर ही अंदर ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के सपोर्ट में था। ये अंदर ही अंदर किसके सपोर्ट में था? तो औरंगजेब के सपोर्ट में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अंततः राजा जसवंत सिंह इस युद्ध में हार जाते हैं। यानी इस युद्ध में अगर देखा जाए तो औरंगजेब की क्या हो रही है? विजय हो रही है। यानी धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। आपसी मतभेद के कारण जसवंत सिंह यहां से युद्ध मैदान से भाग गए और भागकर कहां पहुंच जाते हैं? मारवाड़ पहुंच गए, यानी अपने राज्य में पहुंच गए, जहां पर राजपूत रानियों ने युद्ध का, यानी कि किले का दरवाजा नहीं खोला था। क्यों नहीं खोला? उन्होंने, राजपूत रानियों ने कहा कि आप युद्ध मैदान से भाग गए हैं, हम क्या मुंह दिखाएंगे कुलमा के राजपूताना में, आप युद्ध मैदान से क्यों भागे हैं? इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से राजपूत रानियों ने युद्ध मैदान से भागने के कारण राजा जसवंत सिंह का एक प्रकार से किले का गेट नहीं खोलते हैं या किले में वो नहीं घुसने देती हैं। बाद में कुलमा के समझौता हुआ कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, कासिम खां की गद्दारी रही है, जो भी रहा हो। औरंगजेब ने इस विजय की स्मृति में फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी औरंगजेब ने इस विजय के उपलक्ष्य में फतेहाबाद नगर की स्थापना की। तो यहां फतेहाबाद नगर बनाया जा रहा है। इस प्रकार से धर्मत का युद्ध औरंगजेब के पक्ष में चला गया। इसके बाद और थोड़ा सा पहुंचते हैं, यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए। चलिए, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सामूगढ़ का युद्ध। यानी कि अब एक निर्णायक युद्ध होने जा रहा है और उस युद्ध का नाम है सामूगढ़। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगरा के पास चलते हैं, क्योंकि औरंगजेब यहां से जीतकर उज्जैन अब कहां निकलेगा? आगरे की तरफ निकलेगा। तो तीसरे युद्ध की बात कर लेते हैं और वो है सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तो सामूगढ़ का युद्ध है। इसको थोड़ा सा देखा जाए तो सामूगढ़ के युद्ध के विषय में हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं। सामूगढ़ का युद्ध इस प्रकार से, सामूगढ़ के युद्ध में 8 जून, यानी हम जून लिख देते हैं, तो जून 1658 को यह युद्ध हो रहा है। यानी एक प्रकार से जून 1658 में कहां पर हो रहा है? यानी अब आगरा के पास होगा। यानी एक तरह से ध्यान रखना, आगरा के पास। यानी औरंगजेब महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, वो सीधे अब दिल्ली और आगरा की तरफ मूव कर गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल। अब यहां पर थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर क्या होता है? यहां पर अगर देखा जाए तो औरंगजेब तो है ही,
औरंगजेब तो है ही भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो औरंगजेब किधर बढ़ रहा है? आगरे की तरफ बढ़ रहा है। तो इधर जो है दारा शिकोह अब स्वयं उपस्थित होगा, यानी यहां पर दारा शिकोह स्वयं कहीं ना कहीं युद्ध का नेतृत्व करेगा, स्वयं नेतृत्व कर रहा है। और मैंने अभी कहा कि कुल मिला के दारा शिकोह इतना योग्य व्यक्ति नहीं है। दारा शिकोह धार्मिक दृष्टि से उदार है, मैं इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं औरंगजेब के दृष्टि में देखा जाए, औरंगजेब की तुलना में देखा जाए तो दारा शिकोह उतना योग्य सेनापति नहीं था। यहां पर औरंगजेब का साथ कौन दे रहा है? मुराद दे रहा है। यहां पर मुराद भी साथ दे रहा है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में दारा शिकोह पराजित हो जाता है। इस युद्ध में दारा शिकोह पराजित हो जाते हैं। यह एक निर्णायक युद्ध हुआ। बिल्कुल सही बात है, यह एक निर्णायक युद्ध है, क्योंकि अब आगरा के पास ये युद्ध जीता जा रहा है। और इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा कर लिया। यानी अब इस प्रकार से आगरा पर कब्जा हो जाता है, यानी इस सामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा कर लिया और अपना पहला राज्याभिषेक भी करा देता है। पहला राज्याभिषेक भी हो गया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा कर लिया और अपना पहला राज्याभिषेक हो जाता है। अब यहां पर एक बात और थोड़ी सी बात कर लिया जाए। कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इस सामूगढ़ के युद्ध के बाद कुछ बातें निकल कर आती हैं, उसको थोड़ा सा देखा जाए। इस सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात क्या होता है कि औरंगजेब और मुराद, ये जो दोनों हैं, इनमें एक कुछ मतभेद हो गया, क्योंकि इसने गद्दी पर बैठ गया। तो जब मतभेद हो जाता है तो धोखे से क्या करता है, औरंगजेब मुराद को गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में बंद कर देता है और वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अब जो दोनों भाई थे, जैसे दारा शिकोह भी था, उससे भी मतभेद हो रहा है, क्योंकि दारा को लग रहा था कि मैं गद्दी पर बैठ जाऊंगा, मुराद को लगा कि मैं बैठ जाऊंगा। इस प्रकार से दोनों से मतभेद होता है। इस मतभेद में औरंगजेब ने क्या किया, इस तरीके से औरंगजेब का मुराद से मतभेद हो जाता है और मतभेद होने के बाद इसने मुराद को धोखे से गिरफ्तार कर लिया। धोखे से क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करने के बाद ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। यानी एक प्रकार से किसकी हत्या कर दी गई, तो मुराद की हत्या कर दी गई। यानी एक तरह से देखा जाए तो औरंगजेब ने अपने एक उत्तराधिकारी जिसका नाम मुराद है, उसकी हत्या करवा देता है और इस प्रकार से अभी दो लोग बचे हैं। यानी दो औरंगजेब के कांटे बचे हैं, एक का नाम है दारा शिकोह, दूसरे का नाम है शुजा को यह बात मालूम पड़ गया है कि अब मैं भी नहीं बचूंगा, इसीलिए शुजा ने भागना शुरू कर दिया। और शुजा जब भागता है तो अब कहीं ना कहीं आपस में ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, औरंगजेब और कहीं ना कहीं शुजा के बीच में, यानी शाह शुजा के बीच में एक युद्ध इलाहाबाद के पास होता है, जिसे खजुआ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है इसमें खजुआ के युद्ध में एक तरह से देखें तो शाह शुजा पराजित हो जाता है और वो अराकान भाग जाता है और वहीं पर इसको मार दिया जाता है। तो यहाँ चौथा जो संघर्ष होने जा रहा है वो खजुआ का युद्ध हो रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना, जो चौथा संघर्ष है ये खजुआ का युद्ध है। खजुआ का युद्ध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये खजुआ का युद्ध, और ये मैंने कब कहा, तो जनवरी 1659 में हो रहा है। तो जनवरी 1659 में खजुआ का युद्ध होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मैंने अभी कहा है कि इस युद्ध में क्या होता है, इधर औरंगजेब हैं और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ कुल मिला के कहने के शुजा है, यानी उन्हीं का भाई बंगाल वाला, तो ये शाह शुजा भी अपन कह सकते हैं। और इस तरह से क्या होता है, ये शाह शुजा जो है पराजित हो गए और पराजित होने के बाद लगा कि भाई मैं मार दिया जाऊंगा, तो ये क्या करता है, अराकान भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, अराकान भाग गया और वहीं पर
भाग गया और वहीं पर इसकी हत्या कर दी गई। तो इसकी हत्या कर दी जाती है, यानी एक प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरंगजेब का जो दूसरा कहीं न कहीं एक प्रकार से दुश्मन था जिसका नाम है शुजा, इस खजुआ की लड़ाई के बाद वो भी एक प्रकार से भाग जाता है। अब एक अंतिम निर्णायक संघर्ष देवराई की घाटी में होगा, देवराई का युद्ध होगा। ये मार्च 1659 के आसपास होता है और एक प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि यह युद्ध एक प्रकार से राजस्थान में होगा। तो यहां पर थोड़ा सा हम पांचवा संघर्ष अगर बात करते हैं तो देवराई का युद्ध। ये देवराई का युद्ध ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्च 1659 अंतिम उत्तराधिकार युद्ध, अंतिम उत्तराधिकार युद्ध है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये अंतिम उत्तराधिकार युद्ध है। चलिए सर, अंतिम हो गया। इस युद्ध ने दाराशिको के भाग्य को अस्त कर दिया, यानी एक प्रकार से दाराशिको का जीवन अब समाप्त हो रहा है। इस युद्ध ने औरंगजेब के लिए सिंहासन सुरक्षित कर दिया, यानी निर्णायक युद्ध हो जाता है। सुरक्षित कर दिया कि अब कोई नहीं है, क्योंकि अब आपको बताना चाहता हूं देवराई का युद्ध ये अंतिम उत्तराधिकार युद्ध है और ये निर्णायक भी कह सकते हैं, ये निर्णायक भी है, क्योंकि यह युद्ध किसके बीच में हो रहा है? औरंगजेब वर्सेस किसके बीच में होगा? दाराशिको मैंने अभी कहा कि औरंगजेब की तुलना में बहुत कमजोर एक तरह सेनापति है। पराजित हो गए, गिरफ्तार किए गए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी एक प्रकार से जो है दाराशिको इस अंतिम निर्णायक युद्ध में पराजित हो जाता है, उसको एक प्रकार से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे विधर्मी घोषित करके कहीं न कहीं इसको मृत्यु दंड दिया गया। यानी गिरफ्तार किया गया और विधर्मी घोषित कर यातना देकर इसे मृत्यु दंड दिया जाता है। तो इसे यातना देकर मृत्यु दंड दिया गया। और ध्यान रख लेना, यहां पर मैं कई बार कहता हूं, बर्नियर ने दाराशिको के यातना देकर मारे जाने का आंखों देखा वर्णन किया है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अगर कहीं प्रश्न आ जाता है कि उत्तराधिकार का जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में अगर प्रश्न कहीं आ जाए कि कह सकते हैं कि दाराशिको को यातना देकर उसको मारा जा रहा है, इसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो बर्नियर था। यहां पर ध्यान रखना, आंखों देखा का मतलब है प्रत्यक्षदर्शी। वो कहता है कि इसको खुली सड़क पर कुलना के घुमाया गया, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं। और यहां पर एक प्रश्न मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। अगर पूरे उत्तराधिकार की बात आती है कि पूरे उत्तराधिकार, तो इस पूरे उत्तराधिकार युद्ध की बात अगर कर लेते हैं तो यहां पर ध्यान रखना, इस उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी, इस उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी अगर कोई है, प्रत्यक्षदर्शी, तो वो है मनुची। ये ध्यान रख लेना। वहां पर आता है कि दाराशिको को यातना देकर जो मारा जा रहा, उसका प्रत्यक्षदर्शी बर्नियर, लेकिन संपूर्ण उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी मनुची है, क्योंकि मनुची ने इस युद्ध में दाराशिको के तोपची के रूप में भाग लिया था। यानी दाराशिको के तोपची के रूप में इसने भाग लिया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि शाहजहां
के बीमार पड़ने पर उसके पुत्र और पुत्रियों के बीच में जो संघर्ष होता है, सिंहासन के लिए उत्तराधिकार संघर्ष है, अंतिम सफलता औरंगजेब को मिलती है। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।